हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं अपना रीजनिंग का स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं कि मैंने रीजनिंग सेक्शन को कैसे पढ़ा था बैंकिंग एग्जाम के लिए। मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया था अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, मैंने प्रैक्टिस कहां से किया और मैंने मॉक टेस्ट कैसे लगाया था रीजनिंग सेक्शन में, मैंने किस मॉक को फॉलो किया था। और मैंने रीजनिंग में इस साल जो IBPS PO मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें 34 से ज़्यादा मार्क्स को कैसे हासिल किया था। तो इन सभी बातों पर मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ कि मैंने रीजनिंग सेक्शन का मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहा था पूरे साल, मैंने कैसे फॉलो किया टीचर को, मैंने कैसे सोर्स को फॉलो किया प्रैक्टिस के लिए, कौन से मॉक टेस्ट मैंने यूज़ किए थे जिसके वजह से मेरा रीजनिंग सेक्शन अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाया था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया था। तो बात करें तो मैं अपना सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैंने अड्डा 24/7 का सब्सक्रिप्शन ले रखा था। उस पे सौरभ सर हैं, सौरभ सिंह सर हैं, जिससे मैंने अपना सभी सिलेबस को कंप्लीट किया था उनका पेड बैच से। तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैंने ओनली सौरभ सर से सिलेबस को कंप्लीट किया था, जो अड्डा 24/7 के टीचर हैं। ये मेरे लिए काफ़ी बढ़िया टीचर थे रीजनिंग के लिए, जिससे मैं काफ़ी आसानी से, काफ़ी बेहतरीन तरीके से, काफ़ी इजी तरीके से रीजनिंग को सीख पाया अच्छे तरीके से। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को मैंने अंकुश सर से पढ़ा था। अंकुश लांबा सर है, बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल के, जिससे मैंने यूट्यूब से ही, इनका जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल के वीडियो से ही मैंने कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर को कंप्लीट किया था। जो बेसिकली चाइनीज कोडिंग होता है, जो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, मैंने अंकुश लांबा सर से सीखा था। अब बाकी इसके अलावा सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं सभी चैप्टर्स के, वो मैंने सौरभ सर से पढ़ा था, जो कि अड्डा 24/7 के टीचर हैं। और कोडिंग डिकोडिंग मैंने अंकुश लांबा सर से पढ़ा था। तो ये तो रहा कि मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया था। अब बात करें कि मैंने रीजनिंग में प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से सोर्स फॉलो किए। तो सबसे पहला तो मेरा टास्क था सारा सिलेबस को कंप्लीट कर लेना। सिलेबस जब कंप्लीट हो गया तो मैंने प्रैक्टिस के लिए क्या सोर्स को फॉलो किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं गाइडली का जो PDF कोर्स था, उस PDF कोर्स को मैंने फॉलो किया था। उस PDF कोर्स में 2 सेक्शंस आते तो बहुत सेक्शन, मैंने 2 सेक्शन को फॉलो किया था। पहला था टॉपिक वाइज और सेकेंड था एग्जाम वाइज। ये 2 सब सेक्शन है जिसको मैंने गाइडली के PDF कोर्स में फॉलो किया था। टॉपिक वाइज में जो जितने भी टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग के, वो सभी टॉपिक्स में मैंने मिनिमम हर एक टॉपिक का 50 से 60 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। ये प्री टू मेंस लेवल, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री का, मेंस लेवल का भी मैंने इसमें प्रैक्टिस किया था। जब ये मैंने कर लिया, जब एग्ज़ाम क्लोज आने लगा, एग्ज़ाम का 2 से 3 मंथ बचा हुआ था, तब मैंने एग्ज़ाम वाइज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। एग्ज़ाम वाइज में जैसे कि IBPS PO या SBI PO का जो एग्ज़ाम सेक्शन होता है उससे मैंने प्रैक्टिस किया था। फिर SBI क्लर्क मेंस का जो रहता है उससे मैंने प्रैक्टिस किया था। इन सभी एग्ज़ाम वाले सेक्शन से मैंने गाइडली का रीजनिंग सेक्शन को मैंने प्रैक्टिस किया था और टॉपिक वाइज से भी मैंने प्रैक्टिस किया था। तो बेसिकली मेरा प्रैक्टिस का सोर्स गाइडली था। सेकेंड था मॉक। मॉक से ही मैं जो भी मॉक को अटेम्प्ट करता था, बाद में जो अटेम्प्ट करने के बाद जो एनालिसिस मॉक का करता था, उसमें जो भी क्वेश्चंस बचे रह जाते थे या फिर जो क्वेश्चन गलत होते थे उसको मैं दोबारा से सॉल्व कर लिया करता था। तो बेसिकली मेरा प्रैक्टिस के लिए 2 ही चीज़ हैं, पहला गाइडली का PDF कोर्स, सेकेंड का जो मॉक के साथ मेरा प्रैक्टिस चलते रहता था। अब बात करें मॉक का, तो मॉक मैंने कौन कौन से फॉलो किए।
तो बेसिकली फर्स्ट मॉक तो वही गाइडलिट का था, सेकेंड मॉक मैंने टेक्स्ट बुक का लिया था, थर्ड मॉक मैंने ऑली बोर्ड का लिया था। इन तीनों से मैंने मॉक टेस्ट सबको फॉलो किया था। ऑली बोर्ड का मैंने काफ़ी लेट से लिया था, मेनली मेरा गाइडली और टेक्स्ट बुक का था। तो ये सभी मॉक टेस्ट से जिसे मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया था अपने रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस के लिए, जिससे मैंने सेक्शनल टेस्ट भी दिया करता था, फुल टेस्ट भी दिया करता था। ये सभी टेस्ट मैं अटेम्प्ट किया करता था। और बात करें लास्ट चीज़ कि मेरा रीजनिंग के लिए डेली का टास्क क्या रहता था, मैं डेली क्या क्या करता था रीजनिंग में, तो सबसे पहले मेरा तो ये डे वन से टारगेट था कि डेली 5 प्री लेवल का पजल करना है, क्योंकि ऐसे करने से पजल में स्पीड आता है। तो मेरा एक टारगेट था कि डेली 5 प्री लेवल का पजल करना है, और जब प्री में कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं ऐसे ही 5 डेली मेंस लेवल का भी पजल करना स्टार्ट कर दिया। प्री में पजल करने में मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगते थे, मेंस का तो मेरा ऐसा भी मुझे याद है कि 35 मिनट 40 मिनट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी लग जाते थे टाइम। तो ये डेली प्रैक्टिस से ही टाइम कम होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा। मेंस में बेसिकली टाइम देखा नहीं जाता है, कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्या अप्रोच है सॉल्व करने का, कितना हमारा दिमाग उस क्वेश्चन में काम कर पा रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो मैंने डेली का टारगेट था 5 प्री लेवल पजल। थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद मैंने मेंस लेवल का भी पजल करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले मैंने सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने प्री का भी मॉक दिया करता था, फिर मेंस का भी मॉक मैं देता था। और बाकी तो रहा कि मैं अलग से जो गाइडली का पीडीएफ कोर्स से बताया ही है आपको कि पीडीएफ कोर्स से मैं प्रैक्टिस करता था। तो बस इतना ही है कि मैं पजल को डेली रेगुलरली किया करता था, सेक्शनल टेस्ट मैं दिया करता था प्री मेंस ऐसे करके, अब फिर गाइडली का पीडीएफ कोर्स से मैं प्रैक्टिस किया करता था। तो बस यही है मेरा डेली टास्क फॉर रीजनिंग। ज़्यादा टाइम मैं रीजनिंग पे नहीं दे पाता था, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी हैं, रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, जीए है, डिस्क्रिप्टिव में टाइपिंग टेस्ट होता है उसको कंप्लीट करना है, तो अदर सब्जेक्ट भी था। तो बेसिकली रीजनिंग में यही मेरा 3 से 4 डेली का टारगेट रहता था, जिसे मैं कंप्लीट करता था। तो बाकी यही बात रहा कि मैंने रीजनिंग में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया, मॉक कहाँ से अटेम्प्ट किया, मेरा प्रैक्टिस का सोर्स क्या क्या रहता था, ये सभी चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया है। तो बस रीजनिंग में आपको भी यही सब काम करते जाना है, प्रैक्टिस रेगुलरली करते जाना है, क्योंकि प्रैक्टिस बीच में छूटा तो बस इसका एक्यूरेसी और स्पीड काफ़ी बिगड़ जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में हमें एक्यूरेसी और स्पीड पे ही ध्यान देना पड़ता है। तो रीजनिंग के लिए बस इतना ही करना है कि रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना है, पजल पे ज़्यादा ध्यान देना है, सेटिंग अरेंजमेंट ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि हमारा स्पीड बना रहे। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, सारा चीज़ ऑटोमेटिक इजी हो जाएगा। और ऐसे भी ऐसे करते करते हमारा सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा, मेंस में भी हम काफ़ी बढ़िया से स्कोर कर सकते हैं। बस इतना ही काम करना है कि प्रैक्टिस रेगुलरली करना है, सिलेबस को बढ़िया से कंप्लीट करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में। क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी लोगों के दिमाग में रहता है कि क्रिटिकल रीजनिंग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैंने सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम में, मैं खुद का बता देता हूँ, सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम में मैंने क्रिटिकल रीजनिंग का भी सिलेबस को कंप्लीट किया था। हालांकि मुझे इसमें एक इन्फरेंस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उस पे ही मेरा एक्यूरेसी सही रहता, बाकी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के उसमें एक्यूरेसी मेरा जनरली खराब ही रहता है, क्वेश्चंस गलत ही होते थे मॉक्स में। इन्फरेंस वाला ही क्वेश्चन था जो मेरे ज़्यादातर सही होते थे क्रिटिकल रीजनिंग में। तो मैं अपना पहले बता दूं तो मैंने सिलेबस में तो सारा पढ़ लिया था सौरभ सर से, सारा बढ़िया से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, बट मॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गलती होते थे। अब बात रहा कि IBPS PO मेंस के एक्चुअल एग्ज़ाम में मैंने क्या किया था। मुझे IBPS PO मेंस का पज़ल डुएबल लगा था, मैंने पज़ल किया,
सारा पजल निपटाया, मिसलेनियस डुएबल लगा तो मिसलेनियस किया। बाकी ये दोनों करते करते मुझे टाइम ही नहीं बचा कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग को देख पाता। बिना क्रिटिकल रीजनिंग को एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया मैंने आईपीएस पीओ मेंस का रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट किया था। तो इस बार तो था कि मुझे ये पजल डुएबल लगा, तो मैंने सबसे पहले पजल पे टाइम देना सही समझा, फिर मिसलेनियस पे टाइम दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा इसी दोनों से काफ़ी बढ़िया नंबर आ गया, 34.75 मार्क्स आया था रीजनिंग में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी बढ़िया था। हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में ये दोनों थोड़ा हार्ड कर दे, तो उसमें तो क्रिटिकल रीजनिंग का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरे सजेशन से तो क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना ही चाहिए हर एक स्टूडेंट को, ये सही रहेगा। तो हो सकता है कि ऐसा भी वर्स्ट सिचुएशन है जिसमें पजल हमसे नहीं बन पा रहा है या फिर मिसलेनियस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वैसे सिचुएशन में 2-4 मिनट बचा हुआ है तो उसमें हम 2-3 क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये सही रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग क्रिटिकल रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि वो हमारे जो ख़राब से ख़राब सिचुएशन है उसमें हमारा हेल्प कर सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।